जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर और 10th चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे वृत्त यानी सर्किल के बारे में। तो सबसे पहले सर्किल से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस हैं जिनको हम लोगों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि वृत्त क्या है। देखें, अगर कोई तल है, ये कोई सरफेस है, कोई तल है, तो किसी तल में कोई बिंदु इस प्रकार गति करे कि उसका किसी निश्चित बिंदु से दूरी, चाहे यह दूरी ले या यह दूरी ले या यह दूरी ले या यह दूरी ले, यह दूरी एक समान हो, तो इस बिंदु का जो समूह होता है उसे ही हम वृत्त कहते हैं। और हम आपको बता दें कि इस वृत्त का ये जो निश्चित बिंदु होता है इसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं और केंद्र को नॉर्मली हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब ये बिंदु P है और यह बिंदु P गति किया था और इसके गति करने से वृत्त का निर्माण हुआ था। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ बिंदु P है तो वृत्त के केंद्र O तथा P के बीच की जो दूरी होती है यह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त की त्रिज्या की इंग्लिश रेडियस होती है, इसलिए इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से सामान्यतया प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी कैपिटल R से भी इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई होती है, वृत्त के संपूर्ण लंबाई को हम वृत्त का परिधि कहते हैं। ये वृत्त का परिधि है और देखें ये वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त के परिधि की अंग्रेजी सर्कम्फरेंस होती है और सर्कम्फरेंस होती है और सर्कम्फरेंस C से शुरू होता है, इसलिए इसको हम C से प्रदर्शित कर देते हैं और C की जो वैल्यू होती है वो 2πr के बराबर होती है। अब हम आपको बता दें कि वह भाग किसी भी समतल को या किसी भी तल को वृत्त 3 भागों में विभाजित करता है। एक भाग जो वृत्त के अंदर होता है, तो वृत्त के अंदर वाले भाग को हम अभ्यंतर कहते हैं। अभ्यंतर या कह सकते हैं कि इंटीरियर इसको कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये अभ्यंतर आधा होता है, अभ्यंतर कहते हैं। और फिर बाहर वाला जो भाग होता है उसको हम बहिर्भाग कहते हैं। और हम आपको बता दें कि इस प्रकार वृत्त समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त के अंदर वाला भाग होता है जिसको हम अभ्यंतर कहते हैं, और दूसरा वृत्त होता है, और तीसरा वृत्त के बाहर वाला भाग होता है जिसको हम बहिर्भाग कहते हैं। और इस प्रकार समझ लीजिए कि वृत्त का ये जो अंदर वाला भाग होता है इसको हम वृत्तीय भाग कहते हैं, सर्कुलर रीजन कहते हैं। अब जरा देखा जाए इस वृत्त से रिलेटेड कुछ और डिफिनीशंस हैं जिनको जानना जरूरी है। और देखें आप, तो अगर हम ये वृत्त है और वृत्त पर स्थित 2 बिंदु हों
और इन दो बिंदुओं को हम मिलावें तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है यह जीवा कहलाती है, जिसको कॉर्ड कहते हैं, इंग्लिश में कॉर्ड कहा जाता है, जीवा कहलाती है। और फिर हम आपको ये भी बता दें कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है उसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ये वृत्त का व्यास है। और देखें ये केंद्र है और अगर यह त्रिज्या है तो यह भी त्रिज्या है। व्यास डायामीटर होता है, डायामीटर को d से प्रदर्शित करते हैं और R जोड़ दें तो ये 2R के इक्वल होगा। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। और देखें कोई भी जीवा, अगर हम केवल एक जीवा की बात करें तो कोई भी जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है, जिसको हम वृत्तखंड कहते हैं। यह वृत्तखंड है नीचे वाला और दूसरा वाला भी वृत्तखंड है। वह वृत्तखंड जो छोटा होता है इसको हम लघु वृत्तखंड कहते हैं और ये जो बड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अब इसके बाद देखें, अगर हम वृत्त पर कोई 2 बिंदु लें, वृत्त पर कोई 2 बिंदु लिया जाए तो इसको अगर मान लीजिए यहाँ P और Q को हम लेते हैं तो P से Q तक जो भाग होता है इसको चाप कहते हैं। ये चाप कहलाता है, चाप जिसको आर्क कहते हैं। अब देखें तो यहाँ से यहाँ तक चाप है तो एक दूसरा चाप यहाँ से यहाँ तक होगा। तो जो छोटा भाग होता है उसको हम लघु चाप कहते हैं। तो अगर लघु चाप को प्रदर्शित करना होगा तो PQ लिख देंगे और उसके ऊपर इस तरह का चिन्ह लगा देंगे तो यह लघु चाप होगा। लेकिन ये जो दीर्घ चाप है, अगर दीर्घ चाप को दिखाना होगा तो इस पर हमें कोई अन्य बिंदु लेना होगा R। अब यहाँ हम लिख देंगे PRQ और फिर इसके ऊपर ऐसे दिखा देंगे तो यह दीर्घ चाप हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जब केवल 2 अक्षर लेते हैं तो लघु चाप होता है और जब 3 अक्षर ले लेते हैं तो दीर्घ चाप हो जाता है। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि वृत्त का जो व्यास होता है, जैसा कि हमने इस पूरे लंबाई को बताया था कि वृत्त की संपूर्ण लंबाई परिधि जिसको हम सर्कम्फरेंस कहते हैं, ये व्यास जो होता है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है और ये ऊपर वाला चाप और नीचे वाला चाप ये दोनों बराबर होते हैं, जिसको हम अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्किल कहा करते हैं। अब इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर वृत्त की 2 त्रिज्या ले ली जाए, एक त्रिज्या ये और दूसरी त्रिज्या ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त की 2 त्रिज्याएं और उसके संगत चाप, इस संपूर्ण भाग को हम त्रिज्य खंड कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। यह त्रिज्य खंड कहलाता है। तो यह छोटा त्रिज्य खंड है और जो कवर नहीं किया गया है यह दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड है और ये लघु त्रिज्य खंड है।
तो इस तरह से ये छोटी छोटी डिफिनीशन थी जो वृत्त से संबंधित थी, और हमें उम्मीद है कि ये डिफिनीशंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और अब हम जो है प्रश्नावली 10.1 शुरू करेंगे, और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। प्रश्नावली 10.1 और 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। आप बुक में देखें, अपने देखें दिया हुआ है खाली स्थान भरिए। इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला दिया हुआ है वृत्त का केंद्र वृत्त के और डैश दिया हुआ है में स्थित है। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर होता है, यानी अभ्यंतर में होता है। इसका जो विकल्प है वो अभ्यंतर होगा, यानी इसका सही जवाब हम ऐसे देंगे कि वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। इसके बाद सेकंड को देखें, ये 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद इसके सेकंड पार्ट को आप देख लें। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, को यहां से यहां तक हम देखें तो ये वृत्त की त्रिज्या है, और कोई ऐसा बिंदु है, कोई भी बिंदु हम P मान लेते हैं या A मान लेते हैं, कुछ भी हम मान सकते हैं। कोई ऐसा बिंदु है जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त के त्रिज्या से अधिक हो, तो निश्चित रूप से वह बिंदु जो होता है वह वृत्त के बहिर्भाग में होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बहिर्भाग होगा। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड में दिया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये जो अभी हमने व्यास को बताया था ना, तो व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। तो थर्ड का जो विकल्प होगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट को देखें। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो अभी हमने बताया कि जब ऐसा चाप जिसके सिरे वृत्त के व्यास हों, तो इस चाप को हम अर्धवृत्त कहते हैं। ऊपर वाले भाग को भी अर्धवृत्त कहेंगे और नीचे वाले भाग को भी हम अर्धवृत्त कहेंगे। अब इसके बाद तो फोर्थ का जो जवाब होगा वो अर्धवृत्त होगा। अब इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट में आते हैं। वृत्त खंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। वृत्त खंड है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो खाली स्थान पे भरा जाएगा वह होगा वृत्त खंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। अब इसके बाद इसके 6 पार्ट को हम देखें तो 6 पार्ट में दिया है एक वृत्त जिस तल में स्थित है उसे हमने बताया कि 3 भागों में विभाजित करता है। ठीक ना, वृत्त जो है जिस तल में स्थित होता है उस तल को 3 भागों में विभाजित करता है। एक भाग अभ्यंतर होता है, दूसरा वृत्त होता है और तीसरा वृत्त का बहिर्भाग होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, और यहाँ भी ये छोटे छोटे सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 तो देखें दिया हुआ है, लिखिए सत्य या असत्य। आपको बताना है कि क्या सत्य, कौन सत्य है और कौन असत्य है। अपने उत्तर के कारण भी दीजिए, यानी आपको ये भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो देखें फर्स्ट पार्ट, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड
वृत्त की त्रिज्या होती है। आप समझ लीजिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। केंद्र को, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, देखिए ये वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, ये वृत्त का केंद्र है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये सत्य है, वृत्त की त्रिज्या होती है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट को देखें। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो देखें जीवाएं तो होती हैं, लेकिन सभी जीवाओं की जो लंबाई होती है वह समान नहीं होती है, सबकी लंबाई अलग अलग होती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यह असत्य है। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांटा जाए, देखिए 3 बराबर चाप का मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हुआ, ऐसे फिर दूसरा यहाँ से आकर के यहाँ खत्म हुआ, तीसरा यहाँ से आकर के यहाँ खत्म हुआ। तो आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि वृत्त, हाँ, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो जब 3 बराबर भागों में आप बांट देंगे तो उसमें कोई दीर्घ कैसे होगा? या तो सब समान होगा, छोटा तो कोई नहीं होगा, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, सब एक समान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो कहा जा रहा है वो असत्य है। अब इसके बाद आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी होती है। देखिए यह वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई, अभी आपने देखा, जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो इस जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ पार्ट सत्य है। अब इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट को देखें। त्रिज्य खंड जीवा तथा संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो त्रिज्य खंड के बारे में हमने बताया कि 2 त्रिज्याएं और उनके बीच का जो संगत चाप होता है उसको त्रिज्य खंड कहा जाता है। इसमें कहीं जीवा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? त्रिज्य खंड जीवा तथा संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। इसका मतलब कि यह असत्य है। अब इसके बाद 6 पार्ट देखें। वृत्त एक समतल की आकृति है। तो ये सही है कि वृत्त जो होता है एक समतल की ही आकृति होती है। तो ये सत्य है। तो इस प्रकार वृत्त से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं थीं। उन छोटी छोटी परिभाषाओं को हमने बताया और फिर प्रश्नावली 10.1 में भी खाली स्थान भरने के लिए और सत्य असत्य वाले प्रश्न थे। ये दोनों प्रश्न हो गए, यानी प्रश्नावली 10.1 आपकी कंप्लीट हो गई। अब प्रश्नावली 10.2 को शुरू करना है। तो प्रश्नावली 10.2 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।